Hello, guys. This is Dada here. So we are just beginning with organization of commerce and management. तो इसमें अपन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कवर कर लेंगे फटाफट से। जो ऐसा मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो उसको कैसे लर्न करना है, क्या करना है, उसके ऊपर एक क्विक और फास्ट ओवरव्यू है। मतलब चैप्टर में जैसे इम्पोर्टेंट लगता है कुछ। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं अपन। चैप्टर चालू हो जाएगा आपका, पेज नंबर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चन है, उसके मीनिंग डेफिनेशन। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, जैसे आपका एक महीना बचा है तो अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। मीनिंग डेफिनेशन जरूर पढ़ लो। Principle is defined as fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a basic for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप मेरा रिकॉर्डिंग जो है वो बार बार कंटिन्यू सुनते रहो। मतलब एक बार आप पढ़ो आपका, आप एक तो रिवाइज करते रहो। इसको रिवाइज कर सकते हैं आप, सुनते रहना। ठीक है, सुनते रहना मतलब आप कान में लगा लो इसको, वीडियो को सुनते रहो। देखो या सुनते रहो, जो भी है, जैसा सोते वक्त या जब भी। तो अभी अपन एक स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूअस में लेंगे इसको। या फिर दूसरा, आप खुद का रिकॉर्डिंग कर लो और वो सुन। ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचर क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं, उसकी साइज और नेचर कुछ भी हो, बड़ी हो छोटी हो। जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या है, जनरल गाइडलाइंस मिल रही है अपने को। एक जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आप जो डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे अभी धीरे धीरे कोई चीज रिसर्च में आ रही है तो वो ग्रो होगी, तो उसको अपन प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट मीन्स दैट दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब सिचुएशन चेंज हो गई तो अपन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल है। बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक तो पहली बात तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। मैं अकेला ऐसा नहीं होता। सिर्फ मैं नहीं होता इसमें। बिहेवियरल इन नेचर है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। मतलब रिलेशनशिप क्या है मैनेजमेंट का? वो बेस है। कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? बेस है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो ये 7 पॉइंट है, 7 मार्क के लिए आया तो आ सकता है, या 5 मार्क के लिए आया तो भी आ सकता है। तो 6 7 सातों पॉइंट लिख के आना जरूरी नहीं कि 5 मार्क के लिए आया तो 5 पॉइंट ही लिखना है। हाँ, ये एडेड एडवांटेज है आपको कि आप भूल गए हो तो ठीक है, पर लिखते वक्त सातों लिख के आना अगर आपको याद आ रहे थे। और हर प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। Significance of management principle: provide useful insight to managers. The principle of management help manager to understand the organization। मतलब provide in यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, मतलब है ना, बाहर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, दुनिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका व्यू देता है, एक ओवरव्यू देता है। हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं अपने पास, जैसे मटेरियल है, मशीन है, मनी है, लेबर है, मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेस है। तो उसको कैसे प्रॉपरली अप्लाई करना है, उसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है, ये मैनेजमेंट सिखाता है। साइंटिफिक डिसीजन। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली। मतलब साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे अपन साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं? साइंस के बेसिस पे। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर based on every aspect of organization. They are not developed only from viewpoint of handling resources। मतलब सिर्फ एक व्यू पॉइंट से नहीं होते, बहुत सारे अलग व्यू पॉइंट से भी मैनेजमेंट की ये होते हैं रिसोर्सेज। एनकरेजेस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चीज काम में आती है। मतलब वो आपको हेल्प, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काम में आते हैं क्योंकि वो डायनामिक होते हैं। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद द चेंज इन बिजनेस वर्ल्ड। मतलब बिजनेस वर्ल्ड जैसे चेंज होगा, मतलब अभी जैसे जैसे देखो पुराने टाइम पे बिजनेस कैसा हुआ करता था, अभी के टाइम पे बिजनेस कैसा है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट होती है, ये सारी चीजें चेंज होती है, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज। तो मैनेजमेंट क्या करता है, कोऑपरेशन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है दो अलग टाइप के लोगों में। मतलब मैनेजमेंट आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना सिखाता है। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अभी देखो जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, अप्रोच है उसका एक क्लियर है। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अभी जैसे देखो किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी में, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है आपको, वो हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हो करेक्ट मैनर में, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ऑन इट। आया आया। तो देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपन देखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहता है। फिर थियरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब इसमें बताया गया कि मैनेजमेंट की क्या क्या थियरी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तुम हाईलाइट कर लो, कलर कर लो, जो करना है वो कर लो, इसको पूरे तरह से लर्न कर लेना है आपको, कोई भी हालत में। हेनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरी फ्यूल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स है। Principle of division of work, principle of authority and responsibility, principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordinate of individual interest to organization interest, principle of centralization, principle of remuneration, principle of scalar chain, principle of order, principle of equity, principle of stability of tenure, principle of initiative, principle of spirit the corps, teamwork। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब दो लोगों में काम बांटना। पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजर। टेक्निकल काम टेक्निकल इंसान को करना चाहिए, फाइनेंशियल काम अकाउंट्स को करना चाहिए, कमर्शियल काम कमर्शियल, सिक्योरिटी वालों को सिक्योरिटी का, अकाउंटिंग वालों को अकाउंटिंग का, और मैनेजरियल काम मैनेजर लोगों को। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और टाइम भी कम लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप डिसीजन कर, सामने वाले को अगर डिसीजन लेना है तो उसको अथॉरिटी भी दो, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अथॉरिटी इज टू राइट टू टेक डिसीजन, मतलब उसको आपको इतनी अथॉरिटी देनी है कि वो अच्छे डिसीजन ले सके और उसको प्रूव कर सके। तो उसको किसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते आप, उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, कहीं पे भी हो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग between the management and workers regarding the organization। तो बेसिक डिसिप्लिन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती ही होती है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब है ना, एक ही इंसान से ऑर्डर्स आने चाहिए ऊपर से, अलग अलग दो या तीन लोगों से ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए। जैसे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, अगर आपको दो दो लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं ना, तो गलत हो जाता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। तो यहाँ पे ऑरेंज में इंसान है जो तीन लोगों को ऑर्डर दे रहा है, और यहाँ पे दो इंसान है वो तीन लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये ग्रीन में जो दिखा है वो सबऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो ये गलत है, रॉन्ग अप्रोच वाला ये गलत है पूरी तरह से। ये राइट अप्रोच, ये राइट है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक एक वन हेड में वन प्लान होना चाहिए। अपने को माइंड में जो भी है वो हिसाब से प्रॉपर प्लान करना है। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर में उसका सिंगल प्लान होना चाहिए माइंड में, ऐसा नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन और इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज। Principle of centralization. Centralization refers to concentration of powers and authorities. Centralization में क्या है? In some organization, this power is vested in one or few hands.
दिस सिचुएशन मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज क्यों हुई है पावर, एक ही इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा पावर दी है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में चीजों को फैलाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन मतलब प्रॉपर पैसे दो यार, इंसान को काम कर रहा है ना तो उसके स्किल के, उसके एक्सपर्टीज के, उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग के, मार्केट रेंट के। अभी मुंबई वाले को आप नासिक के हिसाब से पगार नहीं दे सकते। नासिक में जो रूम का भाड़ा है वो 5,000, 6,000, 10,000 होगा। मुंबई में रूम का रेंट ही 40,000 से चालू होता है। तो आपको वहां के हिसाब से उसको पैसे देने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या, स्केलर चेन क्या है, मतलब कहाँ से कैसे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है स्केलर चेन, मतलब हायर हायर क्लासेस में, मास्टर्स में, बैचलर्स में है ना, ये 10-10, 15-15 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आपके इसमें नहीं बनेगा प्रोबेबली, नहीं भी बनना चाहिए, 2 या 3 मार्क के लिए काफी है। तो फॉर अवॉइडिंग दिस स्केलर चेन टेक स्पीडी डिसीजंस, क्रॉस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो गैंग प्लैंक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, प्रॉपर परमिशन ऑफ अथॉरिटीज इज नेसेसरी। अभी जैसे देखो इसमें आपको दिख रहा है डी वाला है ना डायरेक्टली जी से बात कर रहा है, ये क्या है, गैंग प्लैंक है। अगर स्केलर चेन के थ्रू जाएंगे अपन, तो डी वाले को सी से बात करना होगा, सी वाले को बी से बात करना है, बी वाले को ए से बात करना है, फिर ए ई को भेजेगा, एफ को भेजेगा, जी को भेजेगा। ये क्या है, एक तरीका है बात करने का। तो डिले और इमरजेंसी अवॉइड करने के लिए गैंग प्लैंक होता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हर चीज अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब जो चीज जहाँ पे ही सही लगती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब फेयर फ्रेंडली सबऑर्डिनेट्स, मतलब सबको इक्वल फुटिंग पे रखना जरूरी है। मतलब सब लोगों को एक इक्वल चीज पे रखना जरूरी है, सब लोगों को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, सब लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेल है तो इसको खराब रखा, ये फीमेल है तो इसको अच्छा रखा, ट्रांसजेंडर है तो इसको और फेवर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर में। अगर कोई आपके यहाँ पे जॉब करता है, जैसे टाटा कंपनी हो गई, टाटा कंपनी में लोगों को इतनी सिक्योरिटी है, मतलब उनको कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, टाटा वाले उनको हमेशा हेल्प करते हैं, तो उनको है ना बहुत अच्छा लगता है वहां पे काम करने, तो उनको स्टेबिलिटी है काम करने के लिए, उनको अच्छा प्राउड फीलिंग आता है, तो ये अच्छी चीज है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, हर इंसान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, हर इंसान को काम करने का एक अलग मौका मिलना चाहिए, हर इंसान को खुद को प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए। ये कब होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। और टीम वर्क, हेनरी फ्योल ने बहुत अच्छे से बनाया कि टीम वर्क कैसा होना चाहिए। देयरफॉर मतलब कि ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत वैल्यूएबल है आज के जमाने में। आप हर चीज को रिप्लेस कर सकते हो, ह्यूमंस भी रिप्लेस कर सकते हो, बट एक जाता है ना कोई इंसान तो बहुत बहुत बुरा लगता है अपने को। अभी जैसे समझो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई उनका इंपॉर्टेंट की एम्प्लॉय चले गया, तो अपने को कैसा लगता है, बहुत ये लगता है ना कि यार ये तो बहुत काम का इंसान था, इसकी वजह से कंपनी रुकती नहीं है। कंपनी रुकती नहीं है किसी की वजह से, कुछ नहीं होता, ये सब बातें सही है। पर जब एक अच्छा इंसान जाता है ना तो वो पूरी कंपनी को एक हार्म होता है। अभी जैसे राकेश जी झुनझुनवाला है, वो चले गए, शेयर मार्केट रुका क्या, नहीं रुका नहीं, पर चेंजेस आएंगे। अभी अकाशा अय्यर को अंदर से तो ऐसा लग रहा होगा ना कि यार अपना इंसान चले गया, जिसने अपने इसमें 2-4 हजार करोड़ डाले थे। अभी बहुत जो भी चीज है, अभी धीरू भाई अंबानी चले गए तो रिलायंस बंद हो गई क्या कंपनी, नहीं, कंपनी चलती रहेगी, बट एक लीडर होता है, एक मैनेजर होता है, वो एक ऑरा चले जाता है, उनका वो अंश बचा रहता है, बट बाकी सारी चीजें वो अपने को देख नहीं पाते कुछ नहीं, तो ये सारी चीजें होती है। तो ओके, सो लेट्स मूव ऑन। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक ट्रेवल, फ्रेडरिक टेलर, आपका वो जो टेलर वो नहीं, हाँ, फ्रेडरिक टेलर। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताओ, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, in order to increase organizational efficiency the rule of thumb method should be substituted with methods developed during scientific analysis of work. Rule of thumb decision are based on personal judgments of manager, मतलब इसमें बताया गया है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, रूल ऑफ थंब को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ट्रायल एंड एरर मेथड ज्यादा बेटर है, ठीक है। परफॉर्मिंग अ जॉब, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब ट्रायल एंड एरर करते नहीं रहना है आपको, कोई चीज है ना उसके पहले से प्री डिसाइडेड चीजें होगी तो बहुत बेटर है, ठीक है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट।
तो देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। मतलब अगर अपन हार्मोनी की बात करें तो लोगों में सब में हार्मनी होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज है मैनेजमेंट है उनमें हमेशा हार्मनी होनी चाहिए, उनमें हमेशा एक अच्छा माहौल बना हुआ रहना चाहिए, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो। मेंटल रिवोल्यूशन, अभी मेंटल रिवोल्यूशन के बारे में बात करें तो क्या है, दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब लोग है ना अपने आप में कुछ गलत सोचने लग जाते हैं, दूसरा सोचने लग जाते हैं, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज को लगता है ना कि यार मैनेजमेंट उनकी नहीं सुन रही, उनका अच्छा नहीं कर रही। Cooperation, not individualism. This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees, and management. Due to cooperation, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into healthy working environment. Management should always consider the suggestions given by employees in decision making process. मतलब cooperation होना चाहिए। एक अकेले मत छोड़ दो कोई इंसान को जो आपके यहाँ पे काम करता है, दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड विद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो ना यार, जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में ग्रेटर एफिशिएंसी आएगी तब जब प्रॉस्पेरिटी होगी, और प्रॉस्पेरिटी कब होगी, जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी। टेक्निक्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, अभी उसको पढ़ते हैं। वर्क स्टडी, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी होना जरूरी। मतलब कोई काम देने के पहले ना उसको हमेशा स्टडी करना जरूरी है। टाइम स्टडी, मतलब टाइम का स्टडी करो कि कितने टाइम में क्या हो रहा है, कितना टाइम लगने वाला है वो चीज को, ठीक है। और एग्जाम पे अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मेथड स्टडी हाईलाइट कर सकते हैं, नहीं हाईलाइट बिल्कुल नहीं कर सकते आप एग्जाम में। मेथड स्टडी मतलब अलग अलग मेथड से कितनी चीजें कैसे हो सकती है। न्यू मेथड लाया कोई तो कैसे होगा, जैसे टीक्यूएम है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोयोटा वाले टीक्यूएम यूज करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनकी मेथड अलग है गाड़ी बनाने की, वेरएज टाटा वालों की मेथड अलग है गाड़ी बनाने की। तो बेस्ट प्रोडक्ट किस में निकल रहे हैं। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में मोशन टेक्निक में कैसे अपने को देखना है। सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। मतलब मोशन मतलब कौन सा, लूज मोशन वाला मोशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो मशीन में चीजें जाती है, जैसे अभी समझो मशीन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, रोबोट्स पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, असेंबली लाइन पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक असेंबली लाइन आपकी नासिक में, एक चेन्नई में, तो कितना बड़ा टाइम लगेगा उसको बनने में। तो वो सेम एक ही प्लेस पे रहेगी तो कितना कम टाइम लगेगा, कैसे पॉसिबल हो सकता है क्या। ये सब मोशन के बारे में। फटीक स्टडी, फटीक मतलब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, मतलब दिमाग पे प्रेशर आना एम्प्लॉयज के, बहुत बुरा हाल है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज। कभी भी स्टैंडर्डाइज चीजें बनाते हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो कम से कम टाइम में, और बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो। इसकी वजह से हमेशा क्वालिटी इंप्रूव होगी, वेस्टेज कम होगा। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, टेलर ने किस पे एम्फोसाइज किया है, फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। मतलब दिन में जो टास्क सेट किए, टास्क सेट करके उसको कम कंप्लीट करवा लो, वो टास्क कंप्लीट करवा लेना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अभी सही जो बोलते हैं ना मन की, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, जो आपके लिए राइट है आप वही करो। राइट इंसान के लिए राइट जॉब होना बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन करना चाहिए मैनेजमेंट में, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, टेलर का क्या बोलना है, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। अभी प्लान कोई और करता है, इम्प्लीमेंट कोई और करता है। बस लाइफ ऐसी चीज है जो अपन प्लान करते हैं, अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी सब जगह पे। जैसे रूटिंग टास्क कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, टाइम है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल के लिए गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है। अभी डिफरेंशियल पीस पीस रेट वेज प्लान है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन अ सच वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब आपके वहां पे ना डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होगा, तो मतलब जो इंसान ज्यादा काम करेगा ना उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब वो जितना ज्यादा अच्छा जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, पीस वेज सिस्टम है, ठीक है। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब आपको 100 प्रोडक्ट्स का बनाने का बोला है, आपने 110 बनाया, 120 बनाया, तो आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही समरी आपकी, आपका बहुत फास्ट में कंप्लीट हो चुका है। आप सबको ये करना बहुत जरूरी है।
अभी आप इसके एक्सरसाइज देख लो, चाहिए तो आपको कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये फास्ट में मैंने कवर किया है, इसको आप जितने मैक्सिमम टाइम सुन सकते हो सुनो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे अगर कोई डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। बाय बाय दिव्या दादा।